हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं धीरेन्द्र बागड़ी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। वीडियो सीरीज़ के इस क्रम में आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल का दूसरा सत्र प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व के सत्र में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इन प्रिंसिपल्स के बेसिक्स, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं सब्जेक्ट को पढ़ने के, वो हमने देखे। अब हम आज के इस सत्र में हम स्टार्ट करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है। तो आइए, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला जा रहा है रिसोर्स एलोकेटर। ठीक है, अब ये रिसोर्स एलोकेटर से हमारा क्या मतलब है। रिसोर्स एलोकेटर का मतलब होता है जो रिसोर्सेस को अलोकेट करता है। अब रिसोर्सेस को किसको अलोकेट करना होता है, यहाँ पे रिसोर्स को अलोकेट करना। देखिए, मैंने पिछले सत्र में आपको बताया रिसोर्स क्या होते हैं। रिसोर्स वो होते हैं, रिसोर्सेज में हम काउंट करते हैं सीपीयू, मेमोरी, ठीक है, और इसके अलावा आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो ये आपके हार्डवेयर्स हैं जो रिसोर्सेज होते हैं, इनको अलोकेट करना। अब ये अलोकेट किसको किया जाता है, ये हम कह सकते हैं जो प्रोसेसेस आती हैं एग्जीक्यूट होने, तो किस प्रोसेस को कितना सीपीयू, कितना मेमोरी अलोकेट होना है, वो सारा डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, ये जो टर्म मैंने यूज़ किया है प्रोसेस, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिसोर्स एलोकेटर होता है, मतलब रिसोर्सेस को अलोकेट करता है, या यूँ कह लीजिए मैनेजेस ऑल रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करता है। डिसाइड्स बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट फॉर एफिशिएंट एंड फेयर रिसोर्स यूज़। और ये यह भी डिसाइड करता है कि किसको ये रिसोर्स अलोकेट किया जाएगा इफ़िशिएंटली और किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। ठीक है, तो मैं देखिए इसको एक बेहतर उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक घर परिवार है जिसमें 4 सदस्य हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 4 सदस्य हैं और एक घर का मुखिया है। ठीक है, बाकी 2 चिल्ड्रन हैं, एक बॉय है, एक गर्ल है और एक मदर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मुखिया है, जो मैन है, वो अर्निंग करता है। वो अर्निंग करके अपने परिवार को पालता है, और जो अर्निंग करके वो जो कुछ लेके आता है, तो वो फूड प्रिपेयर करते हैं, जो खाना तैयार करते हैं, तो वो खाना सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है। यहाँ पे सभी को वो खाना मिले इक्वली, मॉम को भी मिले, बॉय को भी मिले और गर्ल को भी मिले। ठीक है, तो वो डिसाइड करता है फादर कि सबका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फूड का। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि बेस्ड ऑन द ग्रोथ इन बिटवीन बॉय एंड द गर्ल, बॉय नीड्स मोर, सो इसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो जो मुखिया होता है वो बॉय के लिए एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी हम सिर्फ फूड के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो काम मुखिया कर रहा है अपने परिवार को मैनेज करने का, वही काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कि आपस में जब रिसोर्सेज के बंटवारे की बात होती है या डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, जैसे परिवार में फूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, तो किसी के साथ ऐसा ना हो कि नाइंसाफ़ी हो जाए या किसी क्या इनएफिशिएंटली ना रिसोर्सेज अलोकेट ना हो जाए। तो ये सारा जो काम करता है वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बेसिकली एक प्रोग्राम ही है
इसको भी हम कोड करके तैयार करते हैं। एक प्रोग्राम है, ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम की परिभाषा क्या होती है? प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन, या प्रोग्राम को अपन बोलते हैं प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन, ठीक है। प्रोसेस एग्जीक्यूशन में होता है, मतलब जैसे आपने सी लैंग्वेजेस में पढ़ा है कि आपने पीस ऑफ कोड यहाँ पे लिख लिया है, सी का कोड आपने यहाँ पे लिखा है, सी कोड, ठीक है। जब तक आप इसको कंपाइल करके रन नहीं करते तो ये क्या है कि एग्जीक्यूट मोड में नहीं है। तो आप इसको कंपाइल करना होता है, कंपाइल के बाद इसके बाद इसको क्या करना पड़ता है? एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ठीक है। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसको अपन बोलते हैं कि प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन। समझ में आ रही है बात हमें? ठीक है। तो कंट्रोल एग्जीक्यूशंस ऑफ प्रोग्राम टू प्रिवेंट एरर्स एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ कंप्यूटर। तो हम इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम होता है, या यूँ कह लीजिए कंट्रोल प्रोग्राम होता है, जो बाकी सभी प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, कोई भी एरर आने से रोकता है, ठीक है। और अगर इम्प्रॉपर यूज़ हो रहा हो कंप्यूटर में, इम्प्रॉपर यूज़ में हम क्या बोल सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, मतलब सीपीयू का पावर, रिसोर्सेज की अगर अपन टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो अपन सीपीयू और मेमोरी की ही बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली सीपीयू और मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये धीरे धीरे हम आगे आने वाले सत्र में समझेंगे। तो सीपीयू क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस को, जब कोई भी टास्क जनरेट होता है, ठीक है, यूज़र क्या करता है? यूज़र के पास है टास्क, यूज़र को अपना टास्क कंप्लीट करवाना है, टास्क, ठीक है, यूज़र्स टास्क। तो ये टास्क कैसे जाएगा? जैसे हमने कल बताया, संरचना स्ट्रक्चर में देखा, ये टास्क कैसे पहुंचेगा हार्डवेयर तक? ये टास्क पहुंचेगा एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू। एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू, मतलब सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं रिक्वायर्ड, भाई आपको अपनी बात पहुंचाने के लिए पहले तो आपको चूज़ करना पड़ता है कि किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करूं। ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटेलिजेंट सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसीजन लेता है आपकी जो टास्क को पूरा करने के लिए। वो समझता है कि ये टास्क कहाँ और कैसे कंप्लीट होगा। जब उसे समझ आती है कि आपका टास्क क्या है, ठीक है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है कि इस टास्क को कितना सीपीयू लगेगा, कितनी सीपीयू लगेगी, कितनी रैम लगेगी, ठीक है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी ध्यान रखता है कि ये जो सीपीयू और रैम अलोकेट होना है, कब अलोकेट होना है, कितना अलोकेट होना है, और अगर कोई प्रोसेस को पहले से अलोकेट हो रखा हो तो उससे लेकर क्या इसको देना है या नहीं है। तो ये सारे इंटेलिजेंट डिसीजन ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है, ठीक है। जब ये डिसीजन ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है, इसके बाद में वो उस पर हार्डवेयर उस पर प्रोसेसिंग करता है। हार्डवेयर उस टास्क को पूरा करने के लिए अपना काम करता है। टास्क का जो रिजल्ट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वापस से उस टास्क का परिणाम, या वो टास्क को के लिए जो यूज़र को चाहिए था, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के माध्यम से यूज़र तक पहुंचाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखता है, इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कंप्यूटर को अवॉइड करता है। मतलब मान लीजिए कोई चीज़ काम की नहीं हो रही है, ठीक है, कोई प्रोसेस क्रिएट होता है, ऑटोमेटिक बहुत सारे प्रोसेस रन कर रहे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, जो कि अनवांटेडली सीपीयू या रैम को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन पे भी निगरानी रखता है। वो आपको बताएगा
ये प्रोसेस ठीक नहीं है, और जो जेन्युइन प्रोसेस होता है जो यूज़र के द्वारा क्रिएट होता है, जो अपने टास्क को करवाना चाहता है, तो उसको प्रायोरिटी में डालते हुए और जो फर्स्ट प्रायोरिटी में डालते हुए बाकी दूसरे प्रोसेसेस को वहाँ से अलग करता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंट्रोल प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में होने वाले आने वाले एरर्स या कंप्यूटर में जो इम्प्रॉपर यूज़ ना हो रिसोर्सेज का, उसको कंट्रोल करता है। तो आइए नेक्स्ट अब हम देखें इसी डेफिनेशंस को कंटिन्यू करते हुए। ऑपरेटिंग सिस्टम की नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन। यूनिवर्सली का मतलब ये होता है कि ऐसी परिभाषा जो सभी जगह लागू हो, किंतु देखिए हमने इससे पूर्व के सत्र में ये देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू पे मैटर करता है। किसी के देखने का नज़रिया अलग हो सकता है। एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो इसकी हम एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं बोल सकते। हाँ, एक कॉमन टर्म हमें समझ में आ रहा है कि जो हम स्ट्रक्चर से समझे हैं कि तीन बहुत इम्पोर्टेंट एंटिटीज़, बेसिकली चार हैं, बट जैसे मैंने आपको बताया, एक तो यूज़र है और दूसरा अपने पास हार्डवेयर है। ठीक है, और ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करना नहीं जानते, इसलिए बीच में कौन आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोनों से बात करके, आपस में बात करके एक दूसरे की समस्या को सुलझाता है। ठीक है, हाँ, बट यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे काम करवाना चाहता है, किस तरीके का काम चाहता है, तो पहले किसके माध्यम से इंटरेक्ट करता है? यूज़र प्रोग्राम के थ्रू, या आप बोल लीजिए एप्लीकेशन प्रोग्राम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये बीच में एक और लेयर आती है यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य। ठीक है, एवरीथिंग अ वेंडर शिप्स व्हेन यू order an operating system is good approximation, is a good approach but varies wildly। ठीक है, अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप परचेज करते हो किसी भी वेंडर से, तो वो सेम हो सकता है, बट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, आपको क्या चाहिए, आपको कौन से काम अपने सिस्टम में करने हैं, आपके सॉफ्टवेयर्स अलग अलग हो सकते हैं, तो उस हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आपको यूज़र की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करता है। तो इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप परचेज करते हो तो वो यूनिक होता है, बट बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड द डिमांड ऑफ यूज़र it can work in a different way, so it varies। okay, the one program running at all time on the computer is the kernel। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये कर्नल क्या होता है। ये प्रोग्राम हमेशा रन करता है। ठीक है, कर्नल प्रोग्राम्स एक्चुअल में बेसिकली आप यूँ कह लीजिए, कर्नल रन कर रहा है, इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अलाइव। जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जब जैसे ही आप पावर स्विच ऑन करते हो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पीसी का, तो जब बूट प्रोसेस होता है तो वहीं से ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और उसको एक्टिव करने के लिए एक प्रोग्राम होता है जिसे अपन कर्नल बोलते हैं, और ये हमेशा रन करता है। हाँ, कर्नल रन कर रहा है, इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जिंदा है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र प्रोग्राम्स को लेने समझने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, देखिए ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, यूज़र को जब अपना काम करवाना होता है तो एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू वो अपनी बात को ऑपरेटिंग सिस्टम तक रखता है। तो ये जो एप्लीकेशंस प्रोग्राम होते हैं एक लिमिटेड टाइम के लिए ही एक्टिव रहते हैं, जब तक कि यूज़र का वो पर्टिकुलर काम नहीं हो जाता। जैसे ही यूज़र का वो काम हो गया तो एप्लीकेशन प्रोग्राम बंद हो जाते हैं, वो एक्टिव मोड में नहीं होंगे, आइडियल मोड में चले जाते हैं। ठीक है,
बट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका, उसमें जो प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसे कर्नल हम कह रहे हैं, वो हमेशा एक्टिव मोड में होता है। एवरीथिंग एल्स इज आइदर अ सिस्टम प्रोग्राम शिप्स विद ऑर्गेनाइज ऑपरेटिंग सिस्टम और एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, एवरीथिंग एल्स इज इधर अ सिस्टम प्रोग्राम शिप्स विद द ऑपरेटिंग सिस्टम और एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो बेसिकली एक सिस्टम प्रोग्राम हम इसे कह लें, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम प्रोग्राम है और बाकी सारे प्रोग्राम्स क्या हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को अपन देखिए क्या क्या बोलते हैं, इसको अपन सिस्टम प्रोग्राम बोल सकते हैं, कर्नल प्रोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, और इंटरमीडिएट टर्म भी हम इसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरीके से इन टर्मिनोलॉजी के साथ अपन डिफाइन करते हैं। अब कंप्यूटर स्टार्टअप क्या होता है, ठीक है, आइए इसे स्टार्ट करें, इसे समझें। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम इज लोडेड एट पावर अप और रिबूट, typically stored in ROM or EEPROM, generally known as firmware, initializes all aspects of system, launch operating system kernel and starts execution। देखिए, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कंप्यूटर स्टार्टअप होता क्या है, तो आप पावर ऑन करने से लेकर जब तक कि विंडोज़ डिस्प्ले नहीं हो जाता, तो वो स्टार्टअप कहलाता है, कंप्यूटर का स्टार्ट होना। ठीक है, जब तक आपके सामने विंडोज़ नहीं आ जाती हैं। ठीक है, और बेसिकली जैसे आपने पावर ऑन किया, मतलब आपने इनिशिएट कर दिया एक प्रोग्राम को, एक्टिवेट कर दिया, तो उसको जो हम बोलते हैं उसको बूट स्ट्रैप प्रोग्राम बोलते हैं। कि जैसे ही आपने पावर ऑन किया, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम को आपने एक्टिव कर दिया। और देखिए, ये जो बूट स्ट्रैप प्रोग्राम होता है, जो कहाँ लिखा होता है, रीड ओनली मेमोरी या EEPROM मेमोरी में। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बाकी प्रोग्राम्स का और बूट स्ट्रैप प्रोग्राम का। तो रोम में लिखा हुआ डेटा या EEPROM में लिखा हुआ डेटा वो कभी नहीं मिटता है। ठीक है, वो हमेशा उसमें स्टोर होता है। बस जैसे आपको एक पावर बटन दबाने की देरी होती है, जैसे आपने दबाया, ये बूट स्ट्रैप प्रोग्राम एग्जीक्यूट मोड में आ जाता है, मतलब रनिंग मोड में आ जाता है। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रोग्राम कंप्यूटर में रन होता है वो होता है बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। जैसे आपने पावर स्विच ऑन किया, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम लोड हो गया। ठीक है, रोम से लोड हुआ और वो एग्जीक्यूट करना चालू कर दिया। ठीक है, और लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल एंड स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन। तो जैसे ही बूट स्ट्रैप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, ठीक है, जैसे आपने पावर बटन ऑन किया, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कर्नल प्रोग्राम है वो लोड हो चुका होता है और वो एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। तो ये स्टार्टअप की प्रोसेस है। सबसे पहले आपने पावर बटन ऑन करना होता है, पावर बटन ऑन होते ही बूट स्ट्रैप प्रोग्राम रन करता है, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम रन होगा, प्रोग्राम इन रन मोड। ठीक है, यहाँ से फिर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल स्टार्ट्स रनिंग। ठीक है, और फिर विंडोज़ इसके अंदर विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल स्टार्ट्स रनिंग, मतलब जो भी विंडोज़ आपने इंस्टॉल किया हुआ है वो लोड होना चालू होता है। और जब तक आप देखिए आपके पास विजिबिलिटी नहीं हो जाती विंडोज़ की, डेस्कटॉप पे आप नहीं पहुंच जाते, तब तक ये स्टार्टअप चलता है। अब देखिए, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। हमने देखा कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर, उसमें हमने देखी 4 एंटिटीज़ होती है। सबसे पहली एंटिटी होती है आपकी यूज़र, दूसरी एंटिटी होती है आपकी यूज़र प्रोग्राम जिसके थ्रू वो इंटरेक्ट करता है, तीसरी एंटिटी होती है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम, और चौथी एंटिटी होती है आपकी हार्डवेयर। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि किस तरीके से
कंप्यूटर्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप ये देखिए मॉनिटर, ये क्या है, ये आपका डिस्प्ले डिवाइस है। प्रिंटर, ये क्या है, ये आपका प्रिंटिंग डिवाइस है, मतलब ये आउटपुट देने वाले हैं। ये कीबोर्ड और माउस क्या है, ये इनपुट डिवाइसेस है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो, ठीक है। डिस्क, यूएसबी कंट्रोलर, ग्राफिक्स कंट्रोलर, ये सब इसके इंटरनल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखो तो क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। दूसरा आपका आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तीसरा इसमें आउटपुट डिवाइसेस, और तीसरा जो है वो होता है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ये जो कंप्यूटर्स के सभी कंपोनेंट्स हैं वो इन्हीं कैटेगरी में हम शामिल कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस में आपके माउस, कीबोर्ड हो गए, आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर और मॉनिटर हो गए, प्रोसेसिंग डिवाइसेस में आपके सीपीयू, यूएसबी कंट्रोलर, ग्राफिक्स एडाप्टर, ये सब आपके प्रोसेसिंग डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन, वन और मोर सीपीयूज डिवाइस कंट्रोलर कनेक्ट थ्रू कॉमन बस प्रोवाइडिंग एक्सेस टू शेयर्ड मेमोरी। अब देखिए ये जो आपस में कनेक्टेड होते हैं इसको बोलते हैं अपन बस, ठीक है। बस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसको अपन बोलते हैं बस। कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ सीपीयूज एंड डिवाइसेस कॉम्पीटिंग फॉर मेमोरी साइकिल्स, ठीक है। तो बेसिकली जो भी सीपीयू एलोकेट करवाना चाहते हैं तो वो उनको सबसे पहले क्या है, उनको मेमोरी पे लोड होना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम आगे डिटेल में देखेंगे किस तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशंस क्या क्या है, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड द सीपीयू कैन एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली। कॉन्करेंटली का क्या मतलब है, साथ साथ में, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक टाइम पे एक ही काम करे, नहीं, एक टाइम पे इनपुट आउटपुट और सीपीयू दोनों काम कर सकते हैं। मतलब आपने यूज़र ने एक काम सीपीयू को दिया, ठीक है, और उसके बाद यूज़र को फिर लगा कुछ दूसरी चीज़ करनी चाहिए, तो वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ कर सकता है। या आप यूँ कह लीजिए एक टाइम पे यूज़र इनपुट दे रहा है और सीपीयू प्रोसेसिंग कर रहा है और फिर आपका आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। तो इसका एक साधारण सा सिंपल सा उदाहरण है कि जब आप एमएस वर्ड खोलते हो तो वहाँ पे आपको आप कीबोर्ड माउस दोनों का यूज़ लगातार करते हो और प्रोसेसिंग लगातार हो रही होती है। अब आप ये जो डिस्प्ले है वो भी कंटिन्यूस देखते हो, तो कॉन्करेंट होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस और सीपीयू का जो वर्किंग होता है। कॉन्करेंट मतलब समानांतर, समानांतर ये दोनों डिवाइसेस काम करते हैं। ईच डिवाइस कंट्रोलर इज इन चार्ज ऑफ पर्टिकुलर डिवाइस टाइप, ठीक है। अब ये डिवाइस कंट्रोलर क्या होता है, देखिए डिवाइसेस हम लोग अभी देखे हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ठीक है, और आपका यूएसबी कंट्रोलर, ये सब हार्डवेयर है। और इन पर्टिकुलर हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस कंट्रोलर होता है, ठीक है। एक प्रोग्राम होते हैं, आप इनको बोल लीजिए ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। आपने कभी देखा हो कि आप जब कोई नई चीज़ अपने सिस्टम में लगाते हो, एक नया हार्डवेयर लगाते हो, तो उसके साथ में एक सीडी आपको मिलता है जो कि उसका डिवाइस ड्राइवर बोला जाता है, ताकि वो कॉम्पेटिबल हो। आपने एक्सटर्नली तो लगा दिया उसको, आपने तार कनेक्शन वगैरह जो भी है वो सब ठीक से कर दिए, लेकिन जब तक कि आप वो सीडी के थ्रू उस डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल नहीं करते हो तब तक कि वो हार्डवेयर काम नहीं करता है। तो ठीक इसी तरीके से जितनी भी डिवाइसेस कंप्यूटर में होते हैं वो सभी कंट्रोल करने के लिए डिवाइस कंट्रोलर होते हैं, उनके रेस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। ईच डिवाइस कंट्रोलर हैज़ लोकल बफर,
अब ये लोकल बफर का मतलब होता है, बफर एक्चुअली यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो एक मेमोरी एलिमेंट अपन इसको बोल देते हैं, मेमोरी एलिमेंट। अब ये बफर में क्या होता है कि उस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए भी जो भी सिग्नल्स रिसीव किए जाते हैं, ठीक है, सीपीयू के वो सिग्नल्स जो है वो बेसिकली ये काम सब कहाँ होता है, ये सब काम होता है प्रोसेसिंग जब हो रही होती है, ठीक है। तो वो सब काम हम बहुत डिटेल में देखेंगे आगे चल के कि वो सभी कहाँ पे स्टोर होते हैं। उस डिवाइस से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो बफर में स्टोर होते हैं, ठीक है। सीपीयू मूव्स डेटा फ्रॉम टू मेन मेमोरी और फ्रॉम लोकल बफर्स, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से एक उदाहरण दूं, जैसे मान लीजिए कोई टास्क है जो यूज़र करवाना चाहता है, यूज़र चाहता है प्रिंट करवाना, ठीक है। अब यूज़र चाहता है प्रिंट करवाना, तो यूज़र क्या करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा कि मैंने एमएस वर्ड में ही टाइप किया है और एमएस वर्ड में ही फैसिलिटी होती है प्रिंट करने की। तो जैसे ही वो इसको क्लिक करेगा, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास वो इंस्ट्रक्शन जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम समझेगा हाँ कि यूज़र का एक कार्य आया है, वो कुछ प्रिंट करवाना चाहता है। तो प्रिंट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है, प्रिंट कौन करता है, हार्डवेयर। तो उस काम को वो कहाँ समझ के वो हार्डवेयर तक पहुंचाता है। अब हार्डवेयर कौन सा हार्डवेयर होगा, यहाँ पे कौन कौन से हार्डवेयर होंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो उस पर प्रोसेसिंग करी जाएगी, ठीक है। उसके लिए आपको रैम में उसको लोड किया जाएगा, उसके लिए सीपीयू इन्वॉल्व होगा, उसके लिए फिर प्रिंटर का ड्राइवर इन्वॉल्व होगा, प्रिंटर ड्राइवर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना मतलब सबसे पहले वो क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में उसका इंस्ट्रक्शन जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट समझता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंट चाहता है, तो फिर सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, उस इंस्ट्रक्शन को कितनी मेमोरी चाहिए, उसको कितने पार्ट में रैम में लोड करना है वो डिसाइड करता है सीपीयू। फिर उसको जब मेमोरी एलोकेट हो जाती है तो उस पर फिर से प्रोसेसिंग करता है और वो देखता है कि इससे रिलेटेड ड्राइवर कहाँ है। तो वो ड्राइवर फाइंड आउट करता है और ड्राइवर को सीपीयू इंस्ट्रक्शन देता है। उसका जो लोकल बफर होता है ड्राइवर का, उसमें उन जो भी चीज़ प्रिंट होती है उसमें स्टोर करता है, वहाँ तक पहुँचाता है। और फिर सीपीयू क्या करता है, वो प्रोसेस करता है। सीपीयू प्रिंटर को ड्राइवर को एक्टिव मोड में लाता है और चीज़ आपको प्रिंट होती है, ठीक है। तो ये जो सारा काम होता है, सीपीयू जो भी डेटा अपने पास रिसीव करता है उसको मेन मेमोरी से लोकल बफर में पहुंचाने का या लोकल बफर से मेन मेमोरी में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इज फ्रॉम द डिवाइसेस टू लोकल बफर ऑफ कंट्रोलर। इनपुट आउटपुट इज फ्रॉम द डिवाइसेस टू लोकल बफर ऑफ कंट्रोलर, ठीक है। तो लोकल बफर और डिवाइसेस जो होते हैं उनके बीच में आपसी सामंजस्य बना होता है, ठीक है। डिवाइस कंट्रोलर इन्फॉर्म सीपीयू दैट इट हैज़ फिनिश्ड इट ऑपरेशंस बाय कॉजिंग एन इंटरप्ट, ठीक है। और फिर क्या होता है, जब काम पूर्ण हो जाता है तो इनपुट डिवाइस कंट्रोलर सीपीयू को इन्फॉर्म करता है। तो ये जैसे मैं आपको बता रहा था, प्रिंट करने का टास्क आया है, जब प्रिंट कर चुका होता है प्रिंटर ड्राइवर, तो वो मैसेज सीपीयू को जाता है कि हाँ भाई मैंने प्रिंट कर दिया है, अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इत्तला कर दो, हाँ अपने जहाँ से आपको जैसा भी करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन यूज़र के थ्रू इत्तला करता है यूज़र को, और यूज़र को अपना प्रिंट कागज़ के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिस्टम ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं।